Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic chemical bonding. This is topic number 5 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th, Chemical Bonding. The topics to be covered in this chapter are this meaning. Out of this, we are done with the first two topics, and if you have missed that video, you can click on the I button above. And today we are going to study the topic. So the today's topic is formal charge and steps to write the Lewis dot structures. So these are the two topics that we are going to cover today in this video. So let's begin with Lewis structure. तो लेविस स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली बताता है कि मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग किस तरह से किया गया है, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम के दूसरे एटम के साथ, कितने उसके खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने उस एटम ने उस मॉलिक्यूल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो लेविस स्ट्रक्चर एक्चुअली हम लोग को क्लियर इमेज देता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, कितने लोन पेयर है और कितने और इलेक्ट्रॉन्स उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ी. तो इसलिए लेविस स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है. अब स्टेप्स टू राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर. लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे भी नहीं लिखा जा सकता, उसका कोई पर्टिकुलर स्टेप होता है. तो पहला स्टेप, आपको सारे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम का उस मॉलिक्यूल में ऐड करना होगा. तो सपोज हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं. तो पहला स्टेप क्या होगा, वैलेंस एटम कितना प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वो पता लगाना होगा. तो वैलेंस एटम ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस ऑर्बिटल में होते हैं ऑक्सीजन के, और इसलिए उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हर एक एटम का. तो एक ऑक्सीजन का 6, दूसरे ऑक्सीजन का 6. सेकेंड स्टेप है, आपको उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का लिखना होगा और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम दिखाना होगा. तो अभी आप स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखोगे स्टेप 2 में. तो स्केलेटल स्ट्रक्चर में आपको लिखना है 2 ऑक्सीजन, ये हो गया उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर, और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए. तो ये दिखाना है आपको. तो सेकेंड स्टेप क्या है, स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखो और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ जो दोनों शेयर कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए. तो दोनों सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. अब add remaining electron to complete the octet of each atom. इस एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. तो हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के. अब 1 2 3 4 5 6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑक्सीजन के. ठीक है. अब ऑक्टेट कंप्लीट होते वक्त यदि सिंगल बॉन्ड काम नहीं आ रहा है तो आपको डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की सहारा लेना पड़ेगा. क्यों, अब ऑक्टेट कंप्लीट करते वक्त सिंगल बॉन्ड काम नहीं आ रहा है, मैं दिखाती हूँ. हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन से, देखो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है. तो ये ऑक्सीजन के पास 6 और ये ऑक्सीजन के पास 6, तो टोटल कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन. बट हर एक ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 मतलब उसको नेबरिंग ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा और इस ऑक्सीजन को भी नेबरिंग ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, तब उनमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा. और आप जब देखोगे तो शेयरिंग के वक्त यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड। तो यदि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं काम आ रहा है, तब आपको मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यदि आपका मॉलिक्यूल बनने के बाद एनायन बन रहा है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा हर एक नेगेटिव चार्ज के लिए। और यदि आपका मॉलिक्यूल बनने के बाद कैटायन बन रहा है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो एनायन बनाना है आपको मॉलिक्यूल को, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो फॉर ईच नेगेटिव चार्ज, और कैटायन बनाना है आपको मॉलिक्यूल को, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कम करो फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। अब पॉलीएटॉमिक एटम्स और आयंस में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम होता है। तो आपके पास सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो आपको डिसाइड करना है उसमें से कौन सा सेंट्रल एटम होगा। तो हमेशा जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा। एग्जाम्पल, SO4 2 माइनस में, तो SO4 2 माइनस में यहाँ पे SO4 2 माइनस में सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन और इसलिए सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है। और NO3 माइनस में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। अब आप जब नंबर ऑफ सारे इलेक्ट्रॉन्स लिख दोगे शेयर्ड पेयर में जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को आपको मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर में दिखाना है। ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, 2 एटम लोगे, कोई भी मॉलिक्यूल लोगे, एक्चुअली उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उनको अलग अलग लिखोगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके आजू बाजू, हर एक एटम के आजू बाजू लिखोगे। उसके बाद देखोगे कि उस हर एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। तो सपोज हम O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, यहाँ हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। तो हर एक ऑक्सीजन अपने बाजू वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। पर कभी कभी सिंगल बॉन्ड से भी काम हो जाता है और कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे है कुछ एग्जाम्पल्स। हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की। H2 मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल नहीं होता है, डुप्लेट रूल होता है। तो आप मेरा वीडियो नंबर 1 इस चैप्टर का देखोगे तो आप समझ जाओगे कि H2 और He हीलियम में कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, वो लोग डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इनफ है। तो उनका लेविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उनमें शेयर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो 2 एटम के बीच में होते हैं, और जो नहीं शेयर हो रहे हैं वो दूसरे साइड्स पे होते हैं। बट ये वाला जो है हाइड्रोजन के, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए आप बीच में लिख दोगे दैट इज सिंगल बॉन्ड। ना O2 मॉलिक्यूल, तो O2 का तो हमने बात किया है, हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो आप देख सकते हो हर एक ऑक्सीजन के पास यहाँ 6, इस ऑक्सीजन के पास भी 6, बट शेयर करते वक्त हर एक ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये ऑक्सीजन ने उसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ये ऑक्सीजन ने भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो उनमें क्या बन गया, डबल बॉन्ड। O3 की बात करें तो O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये वाला कॉर्नर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है और 2 डबल बॉन्ड, तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 लोन पेयर, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4, 4 4 8, तो ये ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो इसके ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर ये सिंगल बॉन्ड है तो 2, फिर 3 4, फिर 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें जो नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो उस ऑक्सीजन में भी है 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, तो हो गए इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब NF3 की बात करें तो आप नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी तरह हर एक एटम NF3 में भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है।
CO3 2 की भी बात करें तो कार्बन या फिर ऑक्सीजन के पास हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन आप पाओगे। लोन पेयर प्लस हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड हो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करना है और आप पाओगे कि यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। HNO3 में भी हर एक एटम के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए ये लोग भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है लेविस के लिए, जहाँ पे आपको बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है दो एटम्स के बीच में, लोन पेयर वाले को दिखाना है साइड में। अब एक प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम क्या है, राइट द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन दैट इज NO2-। तो आपको NO2- के लिए क्या लिखना है, लेविस स्ट्रक्चर। पहला स्टेप 1, आपको सारे लोन पेयर दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर सब कुछ काउंट करना, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और एक नेगेटिव चार्ज है उस पर, इसलिए आपको टोटल वो काउंट करना। तो कैसे हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए है 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 + 2 दैट इज 5। तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कितना है, 4 + 2 6। तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट ऑक्सीजन 2 टाइम्स है O2 देयरफॉर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 को 2 से। बट ये स्ट्रक्चर पे एक नेगेटिव चार्ज भी है, इस नेगेटिव चार्ज के लिए आप 1 ऐड करोगे, तो हर एक नेगेटिव चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो टोटल जब आप काउंट करोगे तो आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो NO2- में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 18। अभी स्टेप सेकेंड, आपको NO2- का स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये है स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर NO2- दैट इज ONO। ठीक है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो भी एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो सेंट्रल एटम होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। थर्ड स्टेप, अब आपको सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है दोनों स्ट्रक्चर की, मतलब दोनों एटम्स के बीच में, और फिर उनके लोन पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के बाद यदि सिंगल बॉन्ड से काम नहीं बन रहा है, तो भी ऑक्टेट नहीं हो रहा है, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या देखोगे, पहले ये वाला स्ट्रक्चर। तो जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया है उसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले ड्रॉ करो। देखो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के आपको 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट, NO2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास टोटल होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हो गए आपके टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप जब देखोगे तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके बीच में है डबल बॉन्ड। और दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके बीच में है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन सेम हैं, तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है या फिर कभी डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, और वैसे ही सिंगल बॉन्ड कभी इधर कभी इधर। तो आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज करके भी स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। ये तीनों स्ट्रक्चर वन एंड द सेम है। तीनों स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हुआ NO2- का। नेक्स्ट बात करें तो लेविस स्ट्रक्चर फॉर CO मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। वापस स्टेप 1,
काउंट करो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, दैट इज 2s2 2p2। और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, दैट इज 2s2 2p4। तो 4 + 6 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। स्टेप 2, स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो CO और या फिर C-O। तो ये हो गया आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर। आप इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखो यहाँ कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर, कार्बन विथ 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन विथ 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ड्रॉ करना है सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में ड्रॉ करने के लिए कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के 1 और इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। बट स्टिल यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने के बाद भी आप ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन से सिर्फ वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मतलब अब कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको और 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो उसको ऑक्सीजन के और भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे किस बॉन्ड की जरूरत है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन साथ में बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, तब हर एक एटम कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट और हो जाएगा स्टेबल। तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, अब 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन, तो टोटल हो गया इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, और ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज के लिए आपको पहले ध्यान देना होगा कि हर एक एटम पे उस मॉलिक्यूल में क्या चार्ज है, तो वो एक्सप्लेन करेगा फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कार्बन मोनो दैट इज CO3, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, CO3 2- को आप बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो CO3 2- को आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पे इस कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है जिसकी इसमें आप देख सकते हो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और थर्ड स्ट्रक्चर ये है जहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, और बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो ये इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से। तो तीनों पॉसिबिलिटीज है और तीनों वन एंड द सेम स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आता है। फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या फिर तीनों चारों स्ट्रक्चर सेम है। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन लेविस स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज हर एक एटम के लिए कैलकुलेट होता है, ना कि पूरे मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, हर एक एटम के लिए आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए आप लिखोगे फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम मतलब हर एक एटम के लिए इन लेविस स्ट्रक्चर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट फ्री एटम, जिस एटम की आप बात कर रहे हो, नहीं कि मॉलिक्यूल की। आपको टोटल मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करना है यहाँ पे, जैसे आप पहले कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है फ्री एटम का। मतलब जिस एटम का आप एक्चुअली फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसका आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोशिश करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपको क्या उसमें से माइनस करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है उस एटम में, वो माइनस करना है, -12। एंड देन टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अब उस एटम में, उसको आपको इससे सबट्रैक्ट करना। तो ऑल ओवर फॉर्मूला क्या है,
formal charge of an atom is equal to total number of valence electron of that free atom minus total number of bonding or lone pair of electrons minus half टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके शॉर्टकट में फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। और याद रखना है जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज सबसे कम होता है वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कम एनर्जी का होता है, मतलब वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यदि आपके पास 3 से 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो जिस स्ट्रक्चर में सारे एटम्स के पास कम से कम फॉर्मल चार्ज होगा तो वो एटम उस मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी होगा और वो वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम अप्लाई करके देखते हैं ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला समझने के लिए हम लोग को उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला अभी हम लोग पहला मॉलिक्यूल है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ओजोन, दैट इज O3। ठीक है, अब ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नंबर 2 के पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नंबर 1 के पास है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन नंबर 3 के पास है 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन है, 3, तो जिसको नंबर हमने दे दिया 1 2 3। अब हम लोग एटम नंबर 1 की बात करेंगे, मतलब ये वाले ऑक्सीजन की अब हम पहले बात कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस क्या कोई भी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, सिर्फ ऑक्सीजन का ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन 1 के पास, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन नंबर 1 के पास 2, उससे माइनस करोगे बॉन्डिंग बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन नंबर 1 के पास, देखो बॉन्डिंग मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए हैं दूसरे एटम्स के साथ, तो उसे कहोगे बॉन्डिंग। तो ये वाला ऑक्सीजन नंबर 1 है तो वो डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बना देता है, इसलिए डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड मतलब 2। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6। तो ये हो गया आपका टोटल फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग दैट इज 6। और इस पे अब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज क्या आ गया +1। तो ऑक्सीजन नंबर 1 का चार्ज हो गया +1। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 की। तो ऑक्सीजन नंबर 2 में वापस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6, क्योंकि ऑक्सीजन ही है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। अब लोन पेयर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो आप देख सकते हो क्लियरली 1 2 3 4, तो उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑक्सीजन नंबर 2 है वो बना रहा है टोटल डबल बॉन्ड। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, हर एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग हो गया 4। और इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0, मतलब ऑक्सीजन नंबर 2 पे चार्ज क्या है 0। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन नंबर 3 की। ऑक्सीजन नंबर 3 पे वापस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप देखोगे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 3 लोन पेयर्स मतलब 2 करेक्ट, 3 लोन पेयर मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 6 माइनस हाफ इंटू 2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक बॉन्ड है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा -1। इसलिए ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है -1। अब इस स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट करोगे विथ फॉर्मल चार्ज, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है, O डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि हमने उसका फॉर्मल चार्ज +1 फाइंड आउट किया है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि O3 पे फॉर्मल चार्ज -1 है। अब द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय
दी स्ट्रक्चर विच इज हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज। बट एक्चुअली ओजोन के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यही पॉसिबल है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाओ या इस ऑक्सीजन के साथ, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम दिखेगा और उसके सारे के चार्जेस भी सेम होंगे, इसलिए यही एक स्ट्रक्चर है जो स्टेबल स्ट्रक्चर है फॉर ओजोन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं CO2 की। तो CO2 मॉलिक्यूल को आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला तरीका जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है हर एक ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड वे जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ और सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ। और थर्ड वे है जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ। तो ये 3 मेथड्स है, ठीक है। पहला मेथड जहां कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। सेकेंड मेथड कार्बन ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ सिंगल बॉन्ड। और थर्ड मेथड जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ। अब हमें इसमें चार्ज असाइन करना है हर एक एटम के लिए। तो पहले हम चार्ज असाइन करेंगे स्ट्रक्चर ए के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ए में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CO2 मॉलिक्यूल में 4 + 6 + 4 दैट इज 16। मतलब ये स्ट्रक्चर ए में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, क्योंकि कार्बन के पास है 4 और हर एक ऑक्सीजन के पास 6 तो टोटल हो गए 16। अब हम कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं ए स्ट्रक्चर के लिए। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए -0 -½ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के पास। तो कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड यहाँ, 2 डबल बॉन्ड यहाँ, टोटल 4 बॉन्ड दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है। और इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0। तो स्ट्रक्चर ए में कार्बन का फॉर्मल चार्ज हो गया 0। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज की। तो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 का आप देखोगे तो दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम दोनों का फॉर्मल चार्ज एक साथ ही कैलकुलेट करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर्स कितने हैं, हर एक ऑक्सीजन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो हर एक ऑक्सीजन का कितना हुआ 4। तो यहाँ पे -4 -½ इंटू 4। क्यों 4? क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 देगा 4, तो इसलिए बॉन्डिंग 4। और इसे कैलकुलेट करोगे तो हर एक ऑक्सीजन के पास चार्ज वापस हो गया 0 0। तो CO2 मॉलिक्यूल में सारे एटम्स के पास कौन सा चार्ज है 0। CO2 मॉलिक्यूल में जहां ऑक्सीजन हर एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है दैट इज डबल बॉन्ड बनाता है, उस केस में CO2 मॉलिक्यूल पे हर एक एटम पे 0 फॉर्मल चार्ज है। बट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर बी की। तो स्ट्रक्चर बी में आप देखोगे तो कार्बन की फॉर्मल चार्ज की बात करो तो कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या है, तो उसके लिए आपको पहले लिखना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4 कार्बन का। अब लोन पेयर, ऑफ कोर्स कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर हो गया कार्बन का 0 -½ इंटू 8, ठीक है। तो 8 अब आपका है क्या कार्बन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है 3 बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड, तो टोटल 4 बॉन्ड, 4 इंटू 2 इज 8, तो ये हो गया 8। तो स्ट्रक्चर बी में भी कार्बन के पास फॉर्मल चार्ज क्या है 0। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन 1 की। यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 को अलग अलग से देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक ऑक्सीजन यहाँ पे अलग है। एक ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसलिए आपको उनको अलग अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं पहले ऑक्सीजन 1 की। तो ऑक्सीजन के पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ऑक्सीजन 1 के पास सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप लिखोगे -2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है ये ऑक्सीजन के पास 3 ट्रिपल बॉन्ड है, करेक्ट, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो हो जाएगा 6 / 2। तो फॉर्मल चार्ज अब इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा +1। तो स्ट्रक्चर बी में फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है
+1, ठीक है, दैट इज 6, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 2 माइनस 6, दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6/2, और इसे कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला आ जाएगा +1। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बी में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो गया, 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। उसके बाद है आप बात करोगे लोन पेयर की, तो लोन पेयर ये सेकेंड ऑक्सीजन के पास 6 है, क्लियरली आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। लोन पेयर कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास, 6, तो ये हो गया 6 माइनस 6, और बॉन्डिंग कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो हो जाएगा -2/2। तो इसका चार्ज क्या आ गया, -1। तो आपका स्ट्रक्चर बी में सेकेंड ऑक्सीजन के पास है -1 चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर में आप ऐसे बता सकते हो, ऑक्सीजन विथ ट्रिपल बॉन्ड +1 चार्ज, कार्बन 0 एंड ऑक्सीजन विथ सिंगल बॉन्ड -1 चार्ज। और वैसे ही आप सी स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेट करोगे तो सेम थिंग होगा, ऑक्सीजन विथ सिंगल बॉन्ड पे आएगा -1 चार्ज, आप कैलकुलेट करके देख लो। तो ऑक्सीजन विथ सिंगल बॉन्ड पे आएगा -1 चार्ज जैसे स्ट्रक्चर बी में था, और ऑक्सीजन विथ ट्रिपल बॉन्ड आएगा +1 चार्ज, ओके, एंड कार्बन पे आ जाएगा 0 चार्ज। तो अब आप स्ट्रक्चर ए की बात करो तो स्ट्रक्चर ए में तीनों एटम्स के पास कौन सा चार्ज था, 0, तो ऑल एटम्स इन स्ट्रक्चर ए वाज हैविंग 0 चार्ज। बट स्ट्रक्चर बी और सी में कार्बन के पास है 0 चार्ज, और हर एक ऑक्सीजन के पास है एक -1 और एक +1 चार्ज। तो कौन सा स्ट्रक्चर ये तीनों में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर ए सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके पास कम से कम चार्ज है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो भी स्ट्रक्चर के पास कम से कम चार्ज होगा वो मॉलिक्यूल या वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होगा उसके पास, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ए सबसे स्टेबल है, क्योंकि उस पर कम से कम चार्ज है, इसलिए उस मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी और ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए आपको CO2 हमेशा नेचर में ए टाइप के स्ट्रक्चर में मिलेगा, ना कि बी और सी टाइप के स्ट्रक्चर में। अब आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों केस में, ठीक है। तो पहले केस में है सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों सबके बीच में डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट में सल्फर और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और थर्ड केस में सल्फर और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब हम बात करेंगे स्टेप 1 की। स्टेप 1 में आपको सबका लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, दैट इज लोन पेयर दिखाना है, क्योंकि लोन पेयर के बिना आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो लेवी स्ट्रक्चर में आपको लोन पेयर दिखाना है। याद रखना है सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से, तो ऑक्सीजन के पास भी 6 लोन पेयर होते थे, तो सल्फर के पास भी 6, दैट इज नॉट लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे ऑक्सीजन के पास, तो सल्फर के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। कार्बन के पास 4 और नाइट्रोजन के पास होंगे 5। अब आप ये स्ट्रक्चर को ठीक से ड्रॉ करो तो आप देखोगे यहाँ पे सल्फर पे आप 4 इलेक्ट्रॉन डालोगे, दैट इज 2 लोन पेयर्स, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, हो गया सल्फर का ऑक्टेट। कैसे सल्फर का ऑक्टेट हो गया, क्योंकि सल्फर के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 डबल बॉन्ड के मतलब 4, 8 हो गया। अब ये कार्बन के पास तो ऑलरेडी 2 2 4 बॉन्ड से मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास है 4 लोन पेयर, करेक्ट, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 डबल बॉन्ड मतलब 4, मतलब इस नाइट्रोजन के पास भी है 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर बी। स्ट्रक्चर बी में भी सल्फर के पास है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 लोन पेयर, 1 डबल बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास है 3 डबल बॉन्ड और 3 बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और ये नाइट्रोजन के पास है 3 बॉन्ड मतलब 6 और 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये सबके भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब स्ट्रक्चर सी की बात करते हैं। स्ट्रक्चर सी में सल्फर और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए सल्फर के हुए टोटल वहाँ पे 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सल्फर के पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास एक साइड 3 बॉन्ड है, एक साथ 1, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नाइट्रोजन की बात करें
तो नाइट्रोजन के पास है 3 लोन पेयर मतलब 6 और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स के ऑक्टेट रूल कंप्लीट है और आप इस तरह से लोन पेयर दिखा सकते हो। तो लोन पेयर बेसिकली आपको दिखाना कैसे है मैं एक बार और बता देती हूँ कोई एक एग्जांपल लेके। तो यही फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेके बता देती हूँ, तो क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप अभी तक समझ गए होंगे पर नहीं समझे होंगे, तो उसके लिए मैं वापस बता रही हूँ, एक बार आप ध्यान से देखें। तो हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो ये सल्फर के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए आप 1 2 3 4 ड्रॉ कर दीजिए, खत्म। तो सल्फर हो गया लेवी स्ट्रक्चर में स्टेबल। कार्बन के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 मतलब टोटल 8 है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी लोन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है कार्बन के लिए। बट बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास एक ही यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ड्रॉ कर दे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते वक्त 2 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा साथ में ड्रॉ करें। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर का लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जब आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के नंबर पता है। तो उसके अलावा आप उस एटम को 8 इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो जो भी काउंट बच रहा है 8 के लिए उसको आप लोन पेयर के फॉर्म में दिखा दें। तो ये हो गया लेवी स्ट्रक्चर। आपका फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज के लिए? तो फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ए की। तो स्ट्रक्चर ए में सल्फर का पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर पे कहाँ कितने हैं, यहाँ 2 नीचे 2 मतलब 4, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग सल्फर के पास कितने हैं 2 डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब 4, तो ये कैलकुलेट हुआ तो सल्फर पे चार्ज आ गया 0। तो यहाँ पे ए स्ट्रक्चर में सल्फर पे चार्ज 0 है। कार्बन की बात करें तो कार्बन पे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस, कार्बन पे तो तीनों स्ट्रक्चर में किधर भी लोन पेयर नहीं है तो 0 माइनस हाफ इंटू कार्बन के पास बॉन्डिंग कितने हैं, तो पहले स्ट्रक्चर में है उसके पास 2 डबल बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए कार्बन पे भी चार्ज आ गया 0। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर क्या है स्ट्रक्चर ए में, तो ऊपर 2 देख सकते हो इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 4, करेक्ट, माइनस हाफ इंटू अभी नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब 4, और इसे कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा -1 चार्ज। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर बी की। तो स्ट्रक्चर बी में सल्फर के लिए वापस बात करें तो सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है माइनस। अब आप स्ट्रक्चर बी में देखोगे तो सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, सल्फर कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है इसलिए 2, और इसको कैलकुलेट करोगे तो सल्फर पे आ गया -1 चार्ज। अब कार्बन पे बात करें तो कार्बन पे मैंने पहले ही बताया है कि कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कार्बन अपना स्टेबल ही है। नाउ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और उस पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है 2, तो नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -2 माइनस हाफ इंटू 6, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे आ गया 0 चार्ज। अब स्ट्रक्चर सी की बात करें, स्ट्रक्चर सी में सल्फर के पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 2 और बॉन्डिंग है 6, तो वो या डाल दो फॉर्मूला में, तो वैलेंस 6 नॉन बॉन्डिंग 2 और बॉन्डिंग 6, तो सल्फर पे आ गया +1 चार्ज। और कार्बन की बात करें तो कार्बन पे ऑफकोर्स चार्ज 0 है, और नाइट्रोजन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भी 5 है, और नाइट्रोजन के पास हैं टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 6, तो इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे 6 माइनस हाफ इंटू 2, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और इस पे चार्ज आ गया -2। तो आप यदि देखो ये तीनों स्ट्रक्चर को और देखो चार्ज को, तो आप कहोगे स्ट्रक्चर ए और बी इक्वली स्टेबल है क्योंकि 2 0 चार्ज और एक -1, बट स्ट्रक्चर सी अनस्टेबल है क्योंकि उसमें 2 चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक 0।
इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ए और बी पॉसिबल है बट स्ट्रक्चर सी पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उसने बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे। क्या था? पहला लिमिटेशन था ऑक्टेट रूल एक्चुअली किस पे बेस्ड था? इनर्ट बिहेवियर ऑफ नोबल गैस। तो ऑक्टेट रूल एक्चुअली जो नोबल गैसेस होते हैं वो इनर्ट होते हैं, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ऑक्टेट रूल ने अपना ऑक्टेट रूल कहा था कि कोई भी एटम वो स्टेबिलिटी पाने के लिए, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपना पूरा सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने के लिए वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है। और उस 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। और ये था ऑक्टेट रूल का बेसिक। बट और ऑक्टेट रूल के बेसिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पता चले जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, या एक्सपांडेड ऑक्टेट था, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और तभी भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल थे। उसके बावजूद, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने के या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद वो मॉलिक्यूल स्टेबल थे। और ये ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ऑक्टेट रूल ने बहुत अच्छे से 80% ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया, पर स्टिल 20% वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब ये पहला वाला उसका ड्रॉबैक था कि ऑक्टेट रूल जो एक्सपांडेड ऑक्टेट या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो कौन से मॉलिक्यूल्स थे जो विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट थे, जिनको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? वो मॉलिक्यूल्स थे BF3, BeCl2 एंड LiCl। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ थे, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे आउटर ऑर्बिटल में, स्टीलो एग्जिस्ट होते थे, स्टीलो स्टेबल थे, और इन्हें ऑक्टेट रूल नहीं कह पा रहा था। तो इन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन कौन से हैं? बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम। और ये तीनों मॉलिक्यूल में, दैट इज बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और तभी भी वो स्टेबल थे। तो लिथियम के पास LiCl में देखोगे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास BeCl2 में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन के पास BF3 में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और तभी भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होते हैं और स्टेबल है। इन्हें ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सेकेंड था विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट। कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे आउटर ऑर्बिटल में, तो भी वो स्टेबल थे। वो मॉलिक्यूल्स हैं SF6, PCl5 एंड H2SO4। इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद उनके सेंट्रल एटम में वो स्टेबल है। SF6 में सेंट्रल एटम है सल्फर, क्योंकि वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है 6 फ्लोरीन के साथ, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तभी भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है और स्टेबल है। नेक्स्ट है PCl5। PCl5 में फॉस्फोरस सेंट्रल है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 × 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास, तभी भी वो स्टेबल है। H2SO4 में बात करें तो उसमें भी वापस सल्फर है, ठीक है। अब ये सल्फर आप देख सकते हो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो 4 ऑक्सीजन के साथ, 2 के साथ डबल बॉन्ड दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 के साथ सिंगल बॉन्ड दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो ये H2SO4 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है, तभी भी ये स्टेबल है। बट याद रखिए, देखो अभी सल्फर का हमने 2 एग्जांपल देखा, एक में उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स था SF6 में, और एक में उसके पास वापस 12 इलेक्ट्रॉन्स था H2SO4 में। बट सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन के साथ भी एग्जिस्ट होता है। ऐसा सल्फर जो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है और 8 इलेक्ट्रॉन के साथ है, वैसा सल्फर भी एग्जिस्ट होता है, दैट इज SCl2। और SCl2 में उसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, और तभी भी वो स्टेबल है। तो ये वाला तो है कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि सल्फर का हर एक
मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। सल्फर के कुछ मॉलिक्यूल है जैसे SCl2 जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, जिनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के पास, ठीक है। बट स्टिल वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल H2SO4 एंड SF6 जो एक्सपांडेड ऑक्टेट के साथ एग्जिस्ट होते हैं और वो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते। नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल स्टेबल हैं और ये ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते, तो इनका भी एग्जिस्टेंस ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अब सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल क्या था? सेकेंड ड्रॉबैक था कि शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। उसने सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और उसकी बॉन्डिंग बता दिया, पर शेप और ज्योमेट्री को ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। नेक्स्ट थर्ड था ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन करने में फेल हो गया एनर्जीज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सपोज एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, जैसे हमने देखे सारे स्ट्रक्चर में तो कोवैलेंट बॉन्ड ही है, करेक्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग अलग है, बट उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑक्टेट रूल ठीक से कि उनके एनर्जीज क्यों स्टिल डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल उनमें एनर्जी डिफरेंट क्यों है, ये ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो ये 3 ड्रॉबैक्स की वजह से ऑक्टेट रूल कहीं फेल हो रहा था। और उसके बाद आए दूसरे थियरीज, तो हम वो आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। तो अब हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज यूज योर ब्रेन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आयोडीन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन IF7। तो IF7 का आप यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आयोडीन ऑफकोर्स सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन है, ठीक है। तो आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, इसलिए वो सेंट्रल है। और फिर आजू बाजू आप ड्रॉ कर दोगे 7 फ्लोरीन, करेक्ट। तो ये हुआ एक, यहाँ है दूसरा, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। तो आयोडीन के पास है 7 फ्लोरीन, करेक्ट, मतलब उसने बनाया है 7 बॉन्ड, 7 × 2 14, मतलब सेंट्रल आयोडीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता, स्टिल इट एग्जिस्ट एंड इट इज स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज H2 स्टेबल इवन दो इट डज नॉट सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल? क्योंकि हाइड्रोजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हो सकते हैं और वो ऑक्टेट रूल नहीं डुप्लेट रूल फॉलो करता है और इसलिए स्टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स है, दैट इज H2 एंड हीलियम, जो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं और वो स्टेबल है विथ 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर orbital. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, decide what you want. Believe you can have it. Believe you deserve it, and believe it's possible for you. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.